तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अजिंक्य डी बाय पाटिल इंस्टीट्यूट की, जो कि बहुत सारे कोर्सेज कंडक्ट कराते हैं अलग अलग फील्ड में। लेकिन हम स्पेशली बात करने वाले हैं यहाँ लॉ से रिलेटेड कोर्सेज की। तो क्या लॉ कोर्सेज के लिए ये इंस्टीट्यूशन वर्थ इट होगा या नहीं होगा, हम सारी चीज़ों को डिटेल पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर आप टारगेट कर रहे हैं डी वाई पाटिल के अजिंक्य इंस्टीट्यूट को, तो भैया यहाँ पे आप समझ जाएंगे लास्ट तक कितना वर्थ इट आपके लिए होने वाला है। क्योंकि हम यहाँ डिस्कस करेंगे कोर्स कौन कौन से, फीस स्ट्रक्चर क्या है, प्लेसमेंट कैसे हैं, इसके अलावा क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहे हैं, बच्चों के क्या कैसे फीडबैक्स हैं, इन सारी चीज़ों पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आखिर तक आपको वीडियो देखना है ताकि सारे डाउट्स आपके समाप्त हो जाए। और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों को भी तो जानकारी लगे कि कैसा है ये इंस्टीट्यूशन। और पहली बार अगर चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि लॉ से रिलेटेड सारी जानकारी, चाहे कॉलेज की हो, कोर्स की हो, करियर की हो, आपको मिलेगी यही सबसे पहले। चलिए एक और जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि अगर अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट आप जानना चाहते हैं अपने लिए कि क्या आपके लिए बेस्ट होगा, तो नीचे आपको प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा, जिसको फिल करके आप जानकारी ले सकते हैं। ये जो इंस्टीट्यूशन है 2015 में स्टैब्लिश है। इसका जो एरिया है या आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। पुणे महाराष्ट्र में सिचुएटेड है और डी बाय पाटिल जो फाउंडेशन है उनका ही ये एफिलिएटेड कॉलेज है। ठीक है, चलिए यही सारी चीज़ें इसमें मुझे लगता है लिखा होगा। लोहेगांव ये जो लोकेशन है एक्चुअली पुणे में ही है। आप अगर सेंटर से बात करें, सिटी स्टेशन से बात कर ले, तो 12-15 किलोमीटर करीब पड़ता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे डी वाई पाटिल जो ग्रुप है ना, उसका ही ये इंस्टीट्यूशन है, ऐसा इधर लिखा हुआ है। 2015 में ही स्टैब्लिश हुआ है ये इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के तौर पे ये मशहूर है। 100 एकड़ का इनका कैंपस है। हालांकि पूरा बेल्टेम एरिया नहीं है, ये टोटल एरिया 100 एकड़ का है। अजिंक्य पाटिल इनके प्रेसिडेंट हैं और यूजीसी के अलावा AICTE, BCI है ना, AIU वगैरह में भी इनको अप्रूवल मिला हुआ है। देखो बहुत सारे कोर्सेज ये कंडक्ट कराते हैं, लेकिन हम स्पेशली बात किसकी, लॉ कोर्सेज की यहाँ कर रहे हैं। एक आपका इंटीग्रेटेड प्रोग्राम BA LLB 5 ईयर प्रोग्राम है। LLM 1 साल का है, ये मास्टर्स है, PG प्रोग्राम है ना, ये UG है। और LLB 3 ईयर प्रोग्राम UG जो ये कंडक्ट करा रहे हैं। जितने ईयर का प्रोग्राम है उससे इंटू 2 सेमेस्टर हो जाता है, यानी ये 10 सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर प्रोग्राम होंगे। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये टोटल फी स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दी हुई है। अगर BA LLB आप कर रहे हैं तो 8 से 10 लाख का टोटल बजट आपका बनता है फी स्ट्रक्चर का। ठीक है, यहीं LLM करेंगे तो 1.5-2 लाख रुपए एक साल का आपको लगने वाला है और 5 से 7 लाख करीब जो है वो LLB के लिए आपका यहाँ पर फी स्ट्रक्चर होने वाला है। ठीक है भाई, तो ये फी स्ट्रक्चर ही है, केवल याद रखिएगा। आपका घूमना फिरना और एक्स्ट्रा खर्चे अलग है, तो आप मान के चलिए बजट 2-4 लाख और बढ़ा के। ठीक है, चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मोस्ट ऑफ द कोर्सेज के लिए लगभग सेम है, हम कई बार डिस्कस कर ही चुके हैं। जैसे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए 12th पास आपको होना है। परसेंटेज के क्राइटेरिया हो जाते हैं 50%, 45% या फिर आपके रिजर्व कैटेगरी के लिए कुछ कम हो जाते हैं। वैसे ही ये आपका LLM प्रोग्राम PG प्रोग्राम है, तो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए 50% जो है वो आपका एग्रीगेट होना चाहिए और डिग्री लॉ की होनी चाहिए। ऐसे ही ये ग्रेजुएशन की बात है यहाँ पे भी। चलिए कोर्स के साथ साथ सिलेबस अगर हम देखें तो भाई LLB के लिए जो 3 ईयर प्रोग्राम है, 6 सेमेस्टर का प्रोग्राम होने वाला है। सो इसमें आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लीगल मेथड, फैमिली लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ हो जाएगा। इसके अलावा आपके जो बेसिक हैं जैसे जनरल इंग्लिश हो गया, सोशल अवेयरनेस, लीगल अवेयरनेस, राइटिंग, कम्युनिकेशन स्किल, ये आपको काम आने वाली। तो ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर में। फिर वहीं अगेन लॉ के कुछ सब्जेक्ट होंगे, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एनवायरमेंटल, फैमिली लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इसके अलावा फिर वही आपकी कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश वगैरह। ठीक है, ऐसे ही यहाँ भी थर्ड सेमेस्टर में आपके यहाँ पे इंटर्नशिप भी हो जाएगी, मूड कोर्ट प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। बाकी कुछ सब्जेक्ट्स आपके लॉ से रिलेटेड और कुछ जनरल सब्जेक्ट रहेंगे। फोर्थ सेमेस्टर में फिर वही आपके लेबर लॉ हो जाएंगे, यहाँ पे लॉ ऑफ क्राइम, आर्बिट्रेशन, कंसाइलेशन, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये सारी चीज़ें इंटर्नशिप तो रहेंगी ही।
फिफ्थ सेमेस्टर में जाएंगे आप यहाँ पे, तो आप देख लो भैया, लॉ ऑफ ट्रस्ट हो गया, इक्विटी फिड्यूशियरी है ना, इनसे रिलेटेड। इसके अलावा लोकल जो लॉज हैं वो लैंड लॉज हो जाएंगे। ड्राफ्टिंग प्लीडिंग कन्वेंसिंग स्टार्ट हो जाएगा, मूट कोर्ट की तो रहेगी ही प्रैक्टिस सारी। आईपीआर, आईटी एक्ट, साइबर लॉ, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ह्यूमन राइट, क्रिमिनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी, पीनोलॉजी, है ना, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ रहेंगी और फाइनली आपकी एलएलबी कंप्लीट हो जाएगी। वहीं अगर हम बी ए एल एल बी की बात कर लें, तो बी ए एल एल बी के लिए आपको यहाँ पे 10 सेमेस्टर का सिलेबस होने वाला है, जिसमें बीए के कुछ सब्जेक्ट रहेंगे, जैसे हो गया भाई आपका हिस्ट्री हो जाती है, यहाँ पे सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ये रहेंगे कुछ सब्जेक्ट्स जो जनरल होंगे। उसके अलावा लॉ के कुछ सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है, जैसे इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, कंप्यूटर इंग्लिश, ये आपके जनरल सब्जेक्ट, इसमें लॉ का कुछ इंक्लूडेड नहीं है। पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा सा बेस जरूर बना देंगे आपका, ठीक है। वहीं फिर यहाँ अगेन इनके वॉल्यूम 2 आ जाते हैं, जिसमें थोड़ा सा और डीप डाउन जाएंगे। फिर अगेन थर्ड सेमेस्टर में थोड़ा सा लॉ से रिलेटेड, जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट्स हो जाएंगे, मोटर व्हीकल एक्ट हो जाएगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ, तो यहाँ से स्टार्ट आपकी लॉ की जर्नी हो जाएगी। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करें तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसके अलावा लॉ ऑफ क्राइम, प्रॉपर्टी लॉ, ह्यूमन राइट हो जाएगा, यहाँ पे लॉ ऑफ एविडेंस हो जाएंगे। सो ये चार चीज़ें आपकी रहेंगी, प्रॉपर्टी लॉ, लैंड लॉ, उससे रिलेटेड जो भी टेनेंसी एक्ट वगैरह हुआ करते थे वो सारी चीज़ें, है ना। फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट, और इसके अलावा एडीआर वगैरह आगे के सेमेस्टर में आपके रहेंगे, ठीक है। जेंडर जस्टिस, फेमिनिज्म, जूरिस्प्रूडेंस, पीनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, कंपनी लॉ। इसके अलावा यहाँ आप देखेंगे आईपीआर हो जाएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो जाएंगे, मीडिया लॉ, वुमेंस लॉ, चिल्ड्रन से रिलेटेड जुवेनाइल जस्टिस वगैरह, ये सारी चीज़ें रहेंगी। और बात करें तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट हो जाएगा, एडीआर वगैरह, आर्बिट्रेशन, कंसाइलेशन, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसको एडीआर बोलेंगे। ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, कन्वेंसिंग हो जाएगा आपके, जो अकाउंटेबिलिटी है, अकाउंटेंसी जिसको हम बोलते हैं, एथिक्स हैं आपसे रिलेटेड, ठीक है, बार काउंसिल के बेंच से रिलेटेड, वो सारे के सारे आपके यहाँ पढ़ने होंगे आपको, और फाइनली आपकी डिग्री यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। सो ये सारा सिलेबस है जो हमने देखा। अब बात जो है वो इम्पॉर्टेंट यहाँ, जी हाँ, प्लेसमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जैसे हमने फीस स्ट्रक्चर देखा, मान लीजिए जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ से कोर्स कर रहे हैं, सच्चाई है वो बी एल एल बी का कर रहे हैं। अब बी एल एल बी के लिए 8 से 10 लाख का बजट इन्होंने फीस स्ट्रक्चर आपका बता दिया है, वो आपका 8 से 10 लाख। अब आपको रिटर्न क्या मिलेगा, आरओआई जिसको हम बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने इन्वेस्ट किया, पैसा तो किया ही, टाइम भी किया है कि नहीं, तो हमें उसको क्या रिटर्न मिलने वाला है इस यूनिवर्सिटी से, वो हमें समझ आता है यहाँ प्लेसमेंट के रिकॉर्ड से। तो हाईएस्ट तो इन्होंने बताया है कि 43 एलपीए जो है बच्चे का गया है। यार 43 एलपीए सबको तो नहीं मिलने वाला, ठीक है, ये इनके प्रमोशन के लिए एक आध बच्चे का अच्छा ऑफर लग जाता है, ताकि क्या है, दिखावा तो मिलेगी यार, हाईएस्ट हमने इतना इतना दिया। बात होती है एवरेज की, 5.1, और मीडियन तो इससे भी कम होगा अगर हम देखें, ठीक है। तो 4-5 लाख, 5-6 लाख का प्लेसमेंट आप बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हो, और आप बच्चे, मतलब आप लोग जो खर्च कर रहे हैं वो मुझे लगता है 10-12 लाख रुपए खर्च कर रहे हो। और कॉस्टली सिटी है ही पुणे, अभी हम और डिस्कस करेंगे फैसिलिटीज़, फन प्लेसेस वगैरह भी। तो यार खर्चा आपका ज़्यादा है, रिटर्न आपको उतना नहीं मिलने वाला। तो बेहतर ये है कि आप और भी ऑप्शंस हैं जिनको देख सकते हैं। अगर वो ऑप्शन जानना चाहते हैं तो नीचे आपको प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, जिसको फिल करके जानकारी आप ले सकते हैं। चलिए आगे हम बात करें इनके प्लेसमेंट्स के बाद कि क्या इनके पास स्कॉलरशिप के क्राइटेरिया है। देखो यार, स्कॉलरशिप से क्या होता है कि आपकी फ़ी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, डिपेंड करता है आपको क्या स्कॉलरशिप मिली है। तो नीड बेस या मेरिट बेस, मेरिट बेस में आपके परफॉर्मेंस पे आपको कुछ स्कॉलरशिप दी जाती है, नीड बेस में आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस को देखते हुए आपको कुछ मदद करी जाती है। टोकन फ़ी हो जाता है, जो आपको फ़ी के रूप में टोकन अमाउंट देना होता है, बाकी आपका वेव ऑफ हो जाता है ना। स्कॉलरशिप अमाउंट जो है वो आपके डिपेंड करता है आपकी जो भी स्कॉलरशिप क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं उसके हिसाब से। एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन के बेसिस पे भी कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया इन्होंने दिए रखे हुए, और भैया आपकी नीड को फोकस रखते हुए यहाँ पे स्कॉलरशिप्स आपको मिल सकती है। चलिए, स्टूडेंट की कैंपस लाइफ यहाँ कैसी है, क्योंकि यार हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ठीक है, अभी हम और डिटेल में डिस्कस भी करेंगे इसके बारे में। तो भैया कैंपस लाइफ बच्चों की जो है अगर हम देखें तो कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं, कुछ नेगेटिव भी मिलते हैं। पॉजिटिवली अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा हमने कहा है ठीक है ना। अभी क्योंकि 2015 में इस्टेब्लिश हुआ है, तो यार अभी
बाकायदा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो आईटी इनेबल्ड है, वो सारी चीज़ें हैं, डिजिटली इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। कल्चरल सीन जो है इनके बढ़िया है, वाइब्रेंट है, हमने थोड़ा सा देखा था बाहर से इनको। एक्टिव स्टूडेंट क्लब भी है, इंडस्ट्री में एक्सपोजर भी ठीक ठाक मिल जाते हैं। यार ठीक ठाक मिलना अलग चीज़ है, ठीक है, लेकिन हाँ और थोड़ा सा बढ़ावा हमें देना चाहिए। सेफ्टी सिक्योरिटी तो है ही, है ना। नेगेटिव देखें तो कैंपस की साइज कहने को तो 100 एकड़ का है, लेकिन इनका जो बिल्ट इन एरिया है वो कम है, ठीक है। रिलेटिवली न्यू इंस्टीट्यूशन, ऑब्वियस सी बात है यार, 2015 में स्टैब्लिश हुआ है, तो बाकी कंपैरिजन किसी और इंस्टीट्यूशन से करेंगे पुराने और अच्छे से, तो उसके कंपैरिजन में ये नया ही है। सोशल लाइफ के चैलेंजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लोकेशन थोड़ा सा हमने बात करी है कि ये कहाँ है, लोहे गाँव में, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा सा पुणे में खर्चा ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा सा हाई हो जाता है। और एकेडमिक प्रेशर तो है ही अटेंडेंस को लेके और बाकी सारी चीज़ों को लेके, तो ये रही। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में देखें तो हमारे पास जो हमें चाहिए इंपॉर्टेंटली क्या, मूड कोर्ट वो है यहाँ पे अवेलेबल। साथ ही साथ लाइब्रेरी जो लॉ स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड है वो बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ भी कुछ क्या है कि पीक आवर्स में कई बार जगह नहीं मिलती, छोटी है, ठीक है। चलिए, एक्सपीरियंस फैकल्टी भी है, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी मिल जाता है, लीगल एड क्लिनिक भी है, और साथ ही साथ हाँ क्लास की साइज़ भी छोटी है, तो मतलब बोल सकते हैं कि यार ये स्पेशलाइज्ड बनाई हुई है क्लास, है ना। चलिए बढ़िया है। नेगेटिवली देखें अगर यहाँ पे तो कोर्ट विजिट्स कम होते हैं, ओवर क्राउडेड हो जाती है लाइब्रेरी पीक टाइम पे। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एक्सेस पर्याप्त नहीं मिलते बच्चों को, और स्पेशलाइज्ड फैकल्टी की कमी है। साथ ही साथ यहाँ पे लोकेशन तो है ही एक फैक्टर, और लिमिटेड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जिनके कारण बच्चों को थोड़ा सा कई बार हो सकता है बर्डन सा लगने लग जाता है कि यार क्या है, हेक्टिक शेड्यूल। चलिए, कल्चरल और स्टूडेंट क्लब्स की बात करें तो पर्याप्त है। लॉ के रिलेटेड अगर हम देखें तो मूड कोर्ट सोसाइटी है, डिबेट पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड यहाँ सोसाइटी है, लीगल एड सोसाइटी हो जाती है, लॉ रिव्यू रिसर्च है, मॉडल यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड जो भी ओवर मतलब बोल सकते हैं कि वर्ल्ड लेवल के इंटरनेशनली जो भी इश्यूज चल रहे हैं लॉ से रिलेटेड, उन पर भी डिस्कशन यहाँ पे हो जाता है। लीगल अवेयरनेस है, उससे रिलेटेड क्लब है, एनवायरमेंटल लॉ सोसाइटी है, इंटरप्रेन्योरशिप लॉ क्लब भी है। तो यहाँ पे ये क्लब्स वगैरह तो पर्याप्त है, ठीक है। अभी क्या ट्रांसपोर्टेशन है, तो पुणे जैसी जगह में ट्रांसपोर्टेशन की कोई समस्या नहीं है। हाँ अगर हम थोड़ा सा एयर कनेक्शंस की बात करें तो थोड़ा सा भारी है। चलिए, एयरपोर्ट 6-8 किलोमीटर है अच्छा, लेकिन हर जगह के लिए अवेलेबिलिटी नहीं है, आपको मुंबई से ज़्यादा बेहतर ऑप्शंस मिल जाते हैं। वेल कनेक्टेड मेजर रोड्स बहुत अच्छा, यहाँ से हाईवे चलता है नागपुर पुणे अहमदाबाद, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल मिल जाते हैं, बसेस का बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे, रेलवे स्टेशन भी पास में है, और शेयरिंग के लिए भी बहुत सारे ओला उबर वगैरह के ऑप्शंस हैं, तो बढ़िया है। लेकिन नेगेटिवली देखें तो ये सिटी सेंटर से दूर है, ऑब्वियसली बात है, 15-20 किलोमीटर लोहेगांव पड़ता है, ठीक है। आधे घंटे का कम से कम सफ़र अगर ट्रैफिक नहीं है तो, और है तो फिर 1 घंटा हो जाता है। लिमिटेड डायरेक्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और ट्रैफिक कंजेशन हो जाता है पीक आवर्स में, ऑब्वियसली बात है, जाते समय उसी समय आपको स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, उसी समय ऑफिस वालों को जाना है, तो वो थोड़ा सा कंजेस्टेशन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। फ्रिक्वेंटली पब्लिक जो सर्विसेज हैं वो नॉन बोल सकते हैं यहाँ पे पीक आवर्स में कम चलती है ना, बहुत ज़्यादा नहीं है। नाइट ट्रांसपोर्टेशन के ऑप्शन भी कम है, तो ये थोड़ी सी नेगेटिवली यहाँ पे ऑप्शन ट्रांसपोर्टेशन के हो जाते हैं। अब बात करें कैफ़े क्लब्स की, तो यार भरमार है, क्या ही इन पे बात करना है, बहुत सारे हैं। सच्चाई यही है कि पुणे में अगर आपको ये चीज़ें नहीं मिली, नाइट लाइफ और बाकी चीज़ें, तो चलिए घूमने के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आगा खा प्लेस हो गया, ओसो तीर्थ पार्क है, फिनिक्स मार्केट है, स्काई जंपर टेम्पल पार्क है। इसके अलावा यहाँ पे ट्रैम्पोलिन, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे पुणे ओकाया फ्रेंडशिप गार्डन है, इन ऑर्बिट मॉल है ना, और गणपति टेम्पल है, तो बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे घूमने फिरने के मिल जाते हैं। आसपास हिली इलाका तो इतना शानदार है कि यार मतलब जाओ मज़ा आ जाता है। चलिए, स्टूडेंट की क्या कैसे फीडबैक है, तो पॉजिटिवली देखें, प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल जाता है, सपोर्टिव फैकल्टी भी है, इंडस्ट्रियल में कनेक्शन ठीक है, अभी बिल्टअप हो रहे हैं और बढ़ाना है इनको। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, क्लास साइज भी छोटी है, जिससे बहुत ज़्यादा बच्चे इकट्ठे नहीं कि यार 200 बच्चे बैठे, 180 बैठे, नहीं नहीं नहीं, छोटी क्लास बढ़िया है, लिमिटेड सीट्स है, ताकि बच्चों को प्रॉपर ध्यान में रख के उन पर करियर को संवारा जा सके। नेगेटिव देखें अगर तो नया है इंस्टीट्यूशन, ठीक है, बढ़ जाएगा जो ठीक। लिमिटेड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, इनको बढ़ावा देना चाहिए। प्लेसमेंट के कंसर्न्स हैं, ऑब्वियसली बात है, हमने देखा ऑन एन एवरेज 5 लाख का है, जो कि थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है। ग्राफिकल लोकेशन, जियोग्राफिक लोकेशन थोड़ा सा दूर है पूरा, एकेडमिक प्रेशर तो बच्चों का रहता ही है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी डी वाई पाटिल में, जो सबसे चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पे
होने वाली हैं। अब बात करते हैं क्या किस चीज़ की बात है, अब वैसे बची नहीं, सच्चाई यही है कि हमने सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। अब आपको क्या लगता है इस इंस्टीट्यूशन में, क्या ये वर्थ इट है आपके लिए या नहीं, कमेंट करके बताना है और दोस्तों में शेयर कर देना है। बाकी अपनी प्रोफाइल पर बेस्ट क्या है ये जानने के लिए आप क्या कर सकते हैं, नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.